हेलो दोस्तों, नमस्कार। आसिया ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल की क्लास में हमने भारत के मानसून की उत्पत्ति संबंधी संकल्पनाओं की चर्चा किए थे। भारतीय मानसून की उत्पत्ति संबंधी संकल्पनाओं की, और मैंने बताया था कि भारतीय मानसून की उत्पत्ति संबंधी संकल्पनाएं विशेष रूप से 3 होती हैं। पहला कौन सा? तापी। दूसरा कौन सा? गतिक। और तीसरा कौन सा? तीसरा बताया गया था अभिनव मत। ठीक है, जिसमें कल हमने मानसून उत्पत्ति की तापी संकल्पना पे चर्चा किया था। और तापी संकल्पना में मैंने बताया था कि तापी संकल्पना का प्रतिपादन सन 1886 में एडमंड हेली के द्वारा किया गया था। ठीक है, 1700 नहीं, 1686 में एडमंड हेली के द्वारा किया गया था। और उन्होंने बताया था कि जब जल और स्थल के तापमान में अंतर पाया जाता है तो इससे वायु दाब में भी अंतर पाया जाता है। और जब वायु दाब में अंतर पाया जाता है तो उन वायु दाब के अंतर के कारण क्या हो रहा है? हवाएं चलना शुरू करती हैं, दिन में सागर से स्थल के तरफ तथा रात्रि में स्थल से सागर की तरफ। यही स्थिति मौसम के अनुसार भी बदल जाता है। ग्रीष्म काल में हवाएं सागर से स्थल की तरफ और शीतकाल में स्थल से सागर की तरफ चल रही हैं। तो जब इस तरह से संचलन होता है तो उन्हीं के कारण जो होता है वर्षा होता है। तो ये जो संकल्पना है तापमान पर प्रभावित है। इस तापमान से प्रभावित होने के कारण इसे तापी संकल्पना कहा गया। लेकिन जो दूसरी संकल्पना बी वाली है, इस संकल्पना का अध्ययन हम आज करेंगे। ठीक है, और जब इस संकल्पना का अध्ययन हम आज करेंगे तो इसको नाम दिया गया है मानसून उत्पत्ति की गतिक संकल्पना। ठीक है, कौन सी? भारतीय मानसून की उत्पत्ति की गतिक संकल्पना की चर्चा करेंगे। और गतिक संकल्पना का भी मतलब क्या है? गति से। और गति का मतलब वायु दाब पेटियों की खिसकाव के कारण। ठीक है, और यह खिसकाव भी किसके द्वारा होगा? तापमान के कारण ही होगा। यह भी खिसकाव किसके द्वारा होगा? तापमान के कारण ही होगा। दोस्तों, एक छोटा सा मैं फिगर बनाऊंगा, उस फिगर के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। पहले ये चीज़ देख लेते हैं कि यह गतिक संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया और कब किया था। ठीक है, तो इस संकल्पना का प्रतिपादन जो है सन 1951 में किसने किया था? फ्लोन महोदय ने। ठीक है, फ्लोन महोदय ने। ठीक है, सन 1951 में फ्लोन महोदय ने क्या किया? प्रतिपादन किया। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ प्रतिपादन। ठीक है, किसने किया? फ्लोन महोदय ने सन 1951 में प्रतिपादन किया। और जब सन 1951 में इस संकल्पना का प्रतिपादन किया तो इन्होंने क्या आधार बनाया? उस आधार की यदि हम बात करते हैं तो एक चीज़ यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे एक पेटी पाई जाती है। जैसे हम मान लेते हैं कि यह एक रेखा है, जिस रेखा का नाम क्या है? इस रेखा का नाम क्या है? 0 डिग्री की अक्षांश रेखा। इसका नाम क्या है? 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है। यह जो 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है, इसी 0 डिग्री की अक्षांश रेखा से 5 डिग्री उत्तर तथा 5 डिग्री दक्षिण की हम बात करेंगे। ठीक है, 5 डिग्री उत्तर। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं 5 डिग्री उत्तर हो गया, 5 डिग्री एन, और यहीं से 5 डिग्री एस हो गया। ठीक है, तो जब 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण की हमने बात किया है तो यहाँ पे एक स्थिति पाई जाती है। इसी को क्या कहा जाता है? डोल ड्रम कहा जाता है। डोल ड्रम कहा जाता है। इस डोल ड्रम की चर्चा हम आगे की क्लास में विधिवत करेंगे, यहाँ पे नहीं करते। ठीक है, इसका जन्म कहाँ पे होता है? 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण के ही मध्य होता है। अब देखेंगे इसी को हम क्या कहते हैं? इस 5 डिग्री उत्तर के हिस्से में एन क्या नाम होता है? NITCZ। NITCZ। और यहाँ पे क्या पाया जाएगा? SITCZ पाया जाएगा। मतलब क्या? नॉर्थ इंट्राट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, उत्तरी अंतरा उष्णकटिबंधीय मेखला और दक्षिणी अंतरा उष्णकटिबंधीय मेखला। मतलब मैंने क्या बोला था? कल ITCZ की चर्चा की गई थी। और जो ITCZ होता है इंट्राट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है, मतलब अंतरा उष्णकटिबंधीय मेखला होता है। ठीक है, लेकिन जब विषुवत रेखा के उत्तर में जाएंगे तो उत्तरी उष्णकटिबंधीय मेखला हो जाएगा और दक्षिण में जाएंगे तो दक्षिणी उष्णकटिबंधीय मेखला हो जाता है। अब यहाँ पे यदि हम चर्चा करते हैं तो यहाँ पे क्या है?
एक ग्लोब, और यदि ग्लोब है तो इस ग्लोब की स्थिति की यदि हम चर्चा करते हैं तो यहाँ पे पाया जाता है क्या आपका एक रेखा, जिसको नाम क्या दिया गया, 0 डिग्री की अक्षांश रेखा। और जो 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है तो यहीं पे आपको मिल जाएगा 23 से ही 1/2 n, और यहीं से यदि इधर हम चलेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 23 से ही 1/2 s। ठीक है, मतलब उत्तर और दक्षिण। यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं कर्क रेखा, और इसको क्या लिख सकते हैं, मकर रेखा लिख सकते हैं। अब देखेंगे ये जो 2 रेखाएं महत्वपूर्ण रेखाएं पाई जाती हैं, तो सूर्य की स्थिति बताई गई थी, यहाँ पे कब होती है 21 जून को, यहाँ पे कब होती है 22 दिसंबर को। ठीक है, और भारत के बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा को किस नाम से जाना जाता है, तो भारत के बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा जो है, इस रेखा को नाम क्या दिया गया है, इसका नाम दिया गया है 23 से ही 1/2 n। अब जब देखेंगे, या तो यहाँ पे हम कर्क रेखा भी लिख सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, कर्क रेखा कह सकते हैं। ठीक है, जो यह कर्क रेखा है, तो कर्क रेखा के कारण अब देखेंगे कि जब सूर्य की स्थिति 21 जून को यहाँ पे होता है तो यह हिस्सा कैसा है, मरुस्थल, और यह हिस्सा कैसा है, पठारी। तो जब यह पठारी है और यह मरुस्थल है तो तापमान यहाँ पे मिलता तो उतना ही है, लेकिन ये जल्दी से गर्म हो जाते हैं, और यह भी जल्दी से गर्म हो जाता है। जब जल्दी से ये दोनों गर्म होते हैं तो यहाँ पे एक स्थिति बनती है, यहाँ पे तापमान अधिक होता है, टेम्परेचर हाई, और जब टेम्परेचर हाई होता है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक वही स्थिति यहाँ पे भी होती है, टेम्परेचर हाई और प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जबकि उसकी तुलना में इन हिस्सों में तापमान क्या, प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है। यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है, और यहाँ पे भी प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा ही होता है। ये किसने कहा, फ्लोन महोदय ने कहा। फ्लोन महोदय का कहना है कि उत्तरी गोलार्ध में जब 21 जून को सूर्य की स्थिति होती है तो सूर्य की स्थिति होने के कारण उत्तरी गोलार्ध का जो प्रायद्वीपीय भाग है, विशेषकर थार का मरुस्थल तथा कौन सा, तिब्बत का पठार, इन पठारों पे तापमान के कारण उच्च वायुदाब की जगह पे निम्न वायुदाब का विकास होता है, और जब निम्न वायुदाब का विकास होता है तो इन स्थानों पे निम्न वायुदाब के विकास के कारण जो NITCZ है, मतलब नॉर्थ इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है, मतलब उत्तरी अंतरः उष्णकटिबंधीय मेखला जो होती है, इस मेखला का खिसकाव हो जाता है। और जब इस मेखला का खिसकाव होता है तो यह खिसक करके कहाँ तक, लगभग, इसको मैं ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से है लेकिन इसको मैं ऐसे बना रहा हूँ, लगभग यह कहाँ तक चला जाता है, यह क्या होता है, यही NITCZ का खिसकाव हो जाता है, NITCZ का खिसकाव होता है, ठीक है, होता है। और कहाँ तक होता है, 30 डिग्री N तक, ठीक है। NITCZ का खिसकाव कहाँ तक हो जाता है, 30 डिग्री। देखेंगे बिल्कुल हिमालय तक चला गया NITCZ। किसकी वजह से, यहाँ पे तापमान में अधिकता आ गई, यहाँ पे तापमान में अधिकता आ गई, इसलिए यहाँ पे वायुदाब में कमी, और जब वायुदाब में कमी हो गई तो यहाँ से जो यह NITCZ यहाँ पे होती थी, वह NITCZ खिसक करके 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पहुँच गई। और जब 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पहुँच जाती हैं तो इस हिस्सा में जो पवन ऐसे आ रही थी वह पवन ऐसे न आकर के ये पवनें क्या करती हैं, ये पवनें जो होती हैं इस दिशा में गतिशील हो जाती हैं। और जब इस दिशा में गतिशील हो जाती हैं तो इस दिशा में गतिशील होने के कारण क्या होता है, इस पूरे भारत में क्या होता है, वर्षा होता है। यह क्या हो गया, यह ग्रीष्म काल की स्थिति होती है। कब की होती है, ग्रीष्म काल की स्थिति होती है, यह स्थिति ग्रीष्म काल की होती है। लेकिन दूसरे की यदि हम बात करते हैं, 21 जून के बाद सूर्य धीरे धीरे दक्षिण की तरफ मूव करने लगता है, और जब 21 जून के बाद सूर्य धीरे धीरे दक्षिण की तरफ मूव करता है तो एक समय ऐसा आता है कि सूर्य 22 दिसंबर को कहाँ पे हो जाता है, मकर रेखा पे। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि 22 दिसंबर को सूर्य की स्थिति कहाँ पे हो जाती है, मकर रेखा पे हो जाती है। और जब 22 दिसंबर को सूर्य की स्थिति मकर रेखा पे हो जाती है तो यह ITCZ धीरे धीरे खिसक करके कहाँ पे, विषुवत रेखा के आसपास हो जाता है, तथा SITCZ खिसक करके कहाँ तक हो जाता है, मकर रेखा तक हो जाता है। तो जब SITCZ का खिसकाव मकर रेखा तक, तो NITCZ का खिसकाव भी विषुवत रेखा के इर्द गिर्द के क्षेत्रों में हो जाता है। और जब विषुवत रेखा के इर्द गिर्द के क्षेत्रों में हो जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, उच्च वायुदाब, और यहाँ पे क्या होता है, उच्च वायुदाब। इसकी तुलना में सागरीय भागों में
निम्न वायुदाब की पेटी का विकास हो जाता है। तो यहाँ से पुनः हवाएं गतिशील हो जाती हैं, और जब पुनः हवाएं गतिशील होती हैं तो मैं ब्लैक पेन से बना दे रहा हूँ, ऐसे चलने लगती हैं, ऐसे चलने लगती हैं। और जब ऐसे चलने लगती हैं तो ऐसे चलने के कारण क्या होता है, यहाँ पे कोरोमंडल तट पे वर्षा होता है, और शेष इस हिस्से में वर्षा नहीं होता है क्योंकि ये हवाएं शीतल होती हैं लेकिन शुष्क होती हैं, क्योंकि इसमें आर्द्रता नहीं पाई जाती हैं, और आर्द्रता न पाए जाने की वजह से यहाँ पे वर्षा नहीं हो पाता है। और जब वर्षा नहीं हो पाता है तो इसी को हम क्या कहते हैं, चूँकि एक चीज़ देखेंगे, वायुदाब पेटियों में खिसका हुआ है, स्थान परिवर्तन हुआ है, अर्थात स्थान में गतिशीलता हुई है, और इसी गतिशीलता के आधार पर इसको क्या कहा गया है, भारतीय मानसून उत्पत्ति की गतिकी संकल्पना या गतिक संकल्पना के नाम से जाना जाता है। एक बार दोस्तों इसका रिवीजन करते हैं और रिवीजन करके फिर आगे चलेंगे। सबसे पहले भारतीय मानसून की उत्पत्ति की संकल्पना में हम बी संकल्पना की बात कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है, गतिक संकल्पना। और जब गतिक संकल्पना की बात करें तो इस संकल्पना का प्रतिपादन सन 1951 में फ्लोन महोदय ने किया था। इसमें इन्होंने बताया था कि जब उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पे सूर्य की स्थिति होती है तो इस स्थान पे निम्न वायुदाब की पेटी पाई जाती है, मतलब तापमान अधिक इसलिए वायुदाब निम्न होता है। इसलिए NITC-Z जो है यह खिसक करके 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक चला जाता है, और जब 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक चला जाता है तो इस हिस्से से सागर से हवाएं स्थल की तरफ चलती हैं, और सागर से स्थल की ओर चलने के कारण इनमें नमी भरपूर होती है, और जब ये पर्वत पहाड़ियों से टकराती हैं तो उन स्थानों पर वर्षा करती हैं। तो यह तो हो गया ग्रीष्मकालीन मानसून। देखिए जब सूर्य की स्थिति कर्क रेखा पर न होकर के मकर रेखा पर 22 दिसंबर को होती है तो उस समय दक्षिणी गोलार्ध में निम्न वायुदाब की पेटी, जबकि उत्तरी गोलार्ध में उच्च वायुदाब की पेटी होती है। इसलिए NITC-Z का पुनः खिसकाव होता है दक्षिण की तरफ, और दक्षिण की तरफ जो होता है तो ये हवाएं भी स्थल से जल की तरफ चलने लगती हैं, और जब स्थल से जल की तरफ चलने लगती हैं तो क्या करती हैं, इसको वर्षा नहीं करती हैं क्योंकि शुष्क होती हैं। लेकिन इसी की एक शाखा जब बंगाल की खाड़ी से होकर के तमिलनाडु के तट पे या कोरोमंडल तट पे पहुंचती हैं तो कोरोमंडल तट पे वर्षा करती हैं, जिसे लौटते हुए मानसून के द्वारा वर्षा के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हमारी क्लास इतनी ही रहेगी। कल जिस क्लास की हम चर्चा करेंगे वह होगा क्या, अभिनव मत होगा, और अभिनव मत में भी हम जेट स्ट्रीम की चर्चा करेंगे। दोस्तों आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।